बच्चों लोग हम लोग गैस स्टेट कवर कर रहे थे, ठीक है। और गैस स्टेट में हम लोग लास्ट क्लास में डाल्टन्स लॉ के बारे में हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन मॉलिक्यूलर स्पीड से, ठीक है। तो ध्यान देना, जब बात करें हम मॉलिक्यूलर स्पीड पे, तो जब भी किसी हम गैसेस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो किसी भी गैसेस सिस्टम में बहुत सारा गैसेस पार्टिकल होगा। बहुत सारा मतलब बिलियंस होगा, जिसको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास बहुत सारा गैसेस पार्टिकल होता है, ठीक। तो जब बहुत सारे पार्टिकल्स होगा तो सबका सबका अपना स्पीड होगा, सबका अपना एक स्पीड होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारा पार्टिकल का स्पीड कॉमन होगा। हम बोल रहे हैं कि सारे पार्टिकल स्पीड अलग अलग पॉसिबल है, ठीक है। तो किसी का स्पीड v1 होगा, किसी का भी स्पीड v2 होगा, किसी का स्पीड v3 होगा, एंड सो ऑन। यानी सारे सारे पार्टिकल स्पीड अपना अपना स्पीड एक्वायर कर सकता है। तो मॉलिक्यूलर स्पीड जो होता है किसी भी गैसेस पार्टिकल का, तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सारे का स्पीड कॉमन होगा। अगर देखा जाए तो हर का अपना एक अलग स्पीड होगा, और किसी दो पार्टिकल का स्पीड कॉमन होने के पीछे कॉमन बहुत कम चांस है कि कॉमन होगा, ठीक है। कुछ कॉमन होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा। तो जो कि पार्टिकल का नंबर आपके पास बहुत ज़्यादा है ना, पार्टिकल का नंबर ऑलमोस्ट हो गया इनफाइनाइट, मतलब जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। अगर मान लेते हैं कि आपके रूम में 1 मोल भी गैस होगा ना, तो 1 मोल के अंदर कितना नंबर पार्टिकल होता है? 1 मोल के अंदर 1 Na पार्टिकल होगा। 1 Na का मतलब कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। इतना पार्टिकल्स होगा। क्या होगा? इतना पार्टिकल्स होगा। तो इतना पार्टिकल मतलब इनफाइनाइट पार्टिकल। इसको काउंट करना पॉसिबल नहीं किसी के लिए। इस नंबर को काउंट करना चैलेंज होगा किसी के लिए। हम अगर हाई बहुत बहुत बड़ा नंबर होगा तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास पार्टिकल नंबर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, ठीक। हम क्या बोल रहे हैं कि सारे का स्पीड में क्या है, सबका स्पीड अलग अलग हो सकता है, कुछ का स्पीड कॉमन होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारे पार्टिकल स्पीड कॉमन एक ही कॉमन होगा, ऐसा नहीं है। कुछ का स्पीड कॉमन होगा, कुछ का कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर पार्टिकल के हम बोल रहे हैं अभी के लिए कि स्पीड अलग अलग पॉसिबल है, ठीक है। कुछ का स्पीड में भी v4 कॉमन हो गया, कहीं v5 है, कहीं v6 है, कहीं फिर से v5 आ सकता है। तो ऐसा हो सकता है। तो अब क्या ध्यान देना, जब भी आपका डेटा बहुत ज़्यादा डिस्क्रीट होता है ना, डेटा बहुत ज़्यादा डिस्क्रीट होता है, तो आपके पास इंडिविजुअली स्टडी करने के लिए ऑप्शन नहीं होता है। तो हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते हैं कि हम हर पार्टिकल के बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर पार्टिकल का अपना अलग अलग बिहेवियर है। अगर आप हर पार्टिकल स्टडी करने जाओगे तो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे एक बल्क है, बल्क में हर पार्टिकल अपना एक अलग बिहेवियर शो करने में कैपेबल है। तो वहाँ पे हम स्टडीज का यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल स्टडीज का यूज़ करते हैं। तो आप लोग पढ़े होगे, जब आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े होगे तो आपके सामने 3 टर्म्स होता हो जिसको आप निकालना सीखे होगे। पहला होता मीन, किसी भी सैंपल का मीन कैसे निकालते हो। तो मान लेते हैं कि आपके पास सैंपल कुछ है, x1 है, x2 मान लेते हैं, ठीक है, x3 है, x4 है, x5 है, ठीक है, x6 है। और आपसे पूछा जाए इसका मीन कैसे निकालना है जी, तो मीन के लिए क्या करते हैं बच्चे लोग, आप सारे नंबर को ऐड करते हो। एक छोटा सा सिस्टम का आपको मीन निकालने के लिए क्या करते हो आप लोग, तो मीन निकालने के लिए बोला गया कि सारे वैल्यूज को आप ऐड कर दो, सारे वैल्यूज को आप ऐड कर दो और उसके नंबर से क्या करोगे, डिवाइड कर दो। x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, ये सारा डेटा का सम हो गया। नंबर कितना हो गया जी, तो x1 1 है, x2 2 बार है तो 3 हो गया, x3 3 बार तो क्या हुआ 6 हो चुका है, 7 8 9 हो चुका है। तो टोटल डाटा कितना 9 डेटा है। तो इसको करोगे तो एक क्या निकलेगा, तो ये आपका x का मीन वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू निकलेगा, ये आपका x का एवरेज निकलेगा, ठीक, ठीक है। अब ध्यान देना, जो x का है ये मीन निकल गया, ठीक। और मीन के बाद अगर पूछा जाएगा, एक होता है आप लोग पढ़ोगे मैथ्स में मोड, मैथ्स में पढ़ा गया होगा लोग मोड। तो मोड का मतलब क्या होता है जी, मोड का मतलब होता है ऐसा डेटा जो बार बार रिपीट करे,
जो मैक्सिमम टाइम जो ऑकर करेगा डेटा उसको बोलते हैं मोड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मोड देखोगे तो मोड क्या होगा, देखोगे x1 एक बार आया है, x2 दो बार आया है, x3 तीन बार आया है और x6 x5 x4 ये सब एक एक बार आया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो मोड क्या हो जाए, तो मोड हो जाए x3। जो डेटा मैक्सिमम रिपीट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, x3 बोलते हैं, सॉरी मोड बोलते हैं। तो यहाँ जो मोड है, मोड इस यानी सैंपल का मोड क्या होगा, तो मोड होगा x3। अब मोड के लिए हम एक नया नाम लिख रहे हैं, मतलब अगर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का, तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें अगर सारे डेटा का आने का चांस को बताया जाए तो प्रोबेबिलिटी निकाला जाएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल सैंपल है 9 का, सैंपल स्पेस है 9 का, उसमें 3 बार क्या है, x3 के आने का चांस क्या 3 बार होगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि मोड को हम बोल सकते हैं मोड इज द मोस्ट प्रोबेबल डेटा, मोस्ट प्रोबेबल डेटा, ठीक है। यानी अगर मान लेते उसमें से पिक करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसके आने का होगा, तो 9 सैंपल में से अगर आप पिक करोगे तो मोस्ट प्रोबेबल डेटा कौन सा होगा, x3 होगा। मोड को के लिए एक एक्स्ट्रा नाम लिख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल, क्या लिखेंगे, मोस्ट प्रोबेबल। तो जो डेटा मैक्सिमम टाइम रिपीट करेगा उसको हम मोड बोल सकते हैं, उसको हम मोड बोल सकते हैं, ठीक। अब ध्यान देना, एक होता है RMS, तो किसी भी मैथ सैंपल यानी मैथमेटिकल डेटा का एक और क्वांटिटी डिफाइन करें RMS। RMS का मतलब क्या होता है समझा आपने, तो RMS को समझने के लिए क्या है, उसको इसको रिवर्स रीड करना, इसको रिवर्स में रीड करना। रिवर्स में रीड करने का मतलब समझ यहाँ पे, S मतलब स्क्वायर करना, S का मतलब होता है स्क्वायर, M का मतलब होता है मीन और R का मतलब होता है रूट। तो RMS का फुल फॉर्म हो गया रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। इसको रीड क्या करोगे, रूट मीन स्क्वायर। लेकिन इसको समझने के लिए क्या बोले, इसको उल्टा सोच। उल्टा सोच क्या मतलब है, सबसे पहला स्टेप होगा अब सारे डेटा को स्क्वायर करो, यानी जितना डेटा आपको सबको स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इस सैंपल का अगर हमको RMS वैल्यू पता करना है तो हम क्या करते हैं कि सारे वैल्यू को स्क्वायर करते हैं। तो x1 को स्क्वायर कर दिए, x2 को स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद सारे का मीन निकालना है, एवरेज निकालना है। स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर कर दिए और मीन कैसे निकालेंगे, तो सारे का स्क्वायर का सम करेंगे, सारे का स्क्वायर का सम करेंगे, ठीक। और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, तो टोटल नंबर ऑफ डेटा से। तो यहाँ पे टोटल डेटा कितना है, 9 है, तो 9 से डिवाइड कर दिए। यानी पहला स्टेप स्क्वायर किए, स्क्वायर करने के बाद उसका मीन निकाले, मीन निकाल दिए और लास्ट में क्या करें, लास्ट में उसका एवरेज निकाल रहा है, लास्ट में उसका एवरेज निकाले, ठीक है। तो ये हो गया आपका RMS वैल्यू, ये हो गया आपका RMS वैल्यू। यानी आपको अगर पूछा जाएगा कि RMS का मतलब क्या होता है, तो हमको निकालने का मतलब क्या होता है कि सारे डेटा का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद उसको ऐड करके उसका एवरेज निकालेंगे, उस पूरे एवरेज को हम रूट ले लेंगे, तो हो जाएगा मेरा RMS वैल्यू, ठीक। तो ये हो गया आपका मैथमेटिक्स में इन तीनों का हम इंपॉर्टेंस बताएं कि किसी भी डिस्क्रीट सैंपल का इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे जो पार्टिकल का जो वेलोसिटी आपको दिख रहा है, तो यहाँ सारे पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, तो अलग अलग होगा। तो अब यार आप हर पार्टिकल को तो देख नहीं सकते हो ना, तो अगर आपसे पूछेंगे कि पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, तो आपके पास तो हर पार्टिकल का अलग अलग स्पीड है, तो किसका आप स्पीड बताओगे। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का यूज करके अपने लिए कुछ पैरामीटर को हम लिख लेंगे, ठीक है। कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि पार्टिकल की स्पीड क्या है, तो हर पार्टिकल यहाँ पे स्पीड अलग अलग है, तो हमको एक वैल्यू को बताना है, तो हम एक कुछ ऐसा वैल्यू बताएंगे जो इसका एवरेज हो, या तो RMS हो, या तो मोड हो इसका, ठीक है। तो हम स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू बताएंगे, ठीक है। यानी हम जो बताने वाले हैं वो एक्चुअल स्पीड नहीं है, हम बताने वाले इनका एवरेज स्पीड बताएंगे, इनका या तो बताएंगे कि RMS स्पीड बताएंगे, क्योंकि हर पार्टिकल का अलग अलग स्पीड आप कितना बताते चलोगे आप, ठीक है। तो इसके लिए डिफाइन किया है, तो ध्यान देना। तो इस सिस्टम के लिए मान लेते हैं कि इसका अपने एवरेज स्पीड होगा। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा, ठीक है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा,
तो ध्यान देना, इसका मतलब होता है सारे पार्टिकुलर स्पीड का सम कर देंगे, ठीक है। सम करके उसको डिवाइड किससे करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे आप लोग किससे, पूरे से नंबर से। इसका जो वैल्यू आता है, इसका वैल्यू आता है रूट अंडर 8/पाई, रूट अंडर 8/पाई RT/m, RT/m, तो इसका वैल्यू होता है, ठीक है। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड, ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। इसी में क्या होता है, एक होता है आरएमएस स्पीड, ठीक है। एवरेज समझ में आया, आरएमएस समझ में, आरएमएस का मतलब क्या होता है, तो आरएमएस का मतलब ये होता है कि सारे पार्टिकुलर स्पीड का स्क्वायर कर देंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे और उसका रूट लेंगे, उसका हम रूट लेंगे, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा रूट अंडर 3 RT/m होगा, ठीक। तो वी एवरेज वी आरएमएस, एक और क्या होगा, ठीक है। और ध्यान देना, इसमें एक और क्या होगा, एक होता है एमपी, इसका मोड क्या होगा, तो मोड के लिए मतलब ऐसा वेलोसिटी जिसको मैक्सिमम पार्टिकल एक्वायर करेगा, यानी सैंपल का मोड क्या होगा। तो मोड का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्पीड जिसको मैक्सिमम पार्टिकल एक्वायर कर सकता है। तो मोड के लिए केमिस्ट्री में यूज करते हैं लोग मोस्ट प्रोबेबल, क्या यूज करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल का जो वैल्यू होगा वो ध्यान देना, तो वी मोस्ट प्रोबेबल का वैल्यू क्या होगा, एमपी कर देते हैं, वी एमपी। इसका वैल्यू होता है रूट अंडर 2 RT/m होगा। ये तीन वैल्यूज याद रखना, यानी वैल्यू आप, इन वैल्यूज का फॉर्मूला आपको याद करना है। एवरेज के लिए क्या होगा, रूट अंडर 8/पाई RT/m, आरएमएस के लिए क्या है, रूट अंडर 3 RT/m, एमपी के लिए क्या होगा 2 RT/m। अब इस पूरे फॉर्मूले में, इस पूरे फॉर्मूले में आपको जो आर का वैल्यू पुट करना है, तो आर का वैल्यू पुट करोगे 8.314, ठीक। अब टी पुट करोगे केल्विन में, टी पुट करोगे केल्विन में, और एम पुट करोगे केजी में। मोलर मास, यहाँ एम है मोलर मास, इसको पुट करना केजी में। सारा वैल्यू अगर ऐसे ही पुट करेंगे तो आपका जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो आएगा आपका मीटर पर सेकंड में। कितना आएगा, मीटर पर सेकंड में, ये ध्यान देना है। तो 8 RT/पाई में जो एम है मोलर मास है गैस का, जिस गैस के लिए अप्लाई करोगे उसका मोलर मास होगा, तो मोलर मास डालना होगा केजी में। आपको यूनिट को ध्यान देना है। कभी क्या लोग क्या करते हो, मोलर मास डाल दो ग्राम में, तो ग्राम में डालो तो आपका आंसर थोड़ा डिफर कर जाएगा, आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये ध्यान देना कि कौन सा यूनिट उसमें डालना है, ठीक। अब इसको ऑब्जर्व करोगे तो RT/m सब में कॉमन है, RT/m सब में कॉमन है, तो बस चेंज हो रहा है, नंबर चेंज हो रहा है। एवरेज में क्या हो रहा है, 8/पाई ऐड हो रहा है। आरएमएस में क्या हो रहा है, आपका ऐड क्या होता है, ऐड हो रहा है 3 ऐड हो रहा है, और एमपी में 2 ऐड हो रहा है। तो तीनों को कंपेयर करेंगे तो ध्यान देना, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, तो तीनों में कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा, आरएमएस का वैल्यू सबसे बड़ा होता है। तो किसी सैंपल का आरएमएस वैल्यू बड़ा होगा, फिर होगा एवरेज, और फिर होगा एमपी, ये ध्यान देना आपको, ठीक है। आरएमएस, फिर होगा एवरेज, फिर होगा एमपी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको कोई एक वैल्यू दे देगा, दूसरा वैल्यू पूछेगा आपसे, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आपको बोल देगा कि एमपी दिया हुआ है, आपको एमपी दिया हुआ है, आपसे आरएमएस पूछ देगा, आपसे एमपी का वैल्यू एक्स से मान लेते हैं, बोलेगा आरएमएस का वैल्यू क्या बताओ, ठीक है। ये उल्टा पूछ सकता है कि आपको बोल देगा एवरेज का वैल्यू ए दिया हुआ है, आपको बोलेगा आरएमएस का वैल्यू क्या होगा। ये आपसे पूछ सकता है कि आरएमएस का वैल्यू अगर हम बी दे देंगे तो व्हाट इज द एवरेज, व्हाट इज द एवरेज। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन के लिए आपको एक रेशियो याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि आपके जेईएमएन में आ चुका है, जे एडवांस में भी शायद एक बार पूछ चुका है, आपके मेडिकल में अभी तक शायद पूछा नहीं है, तो मेडिकल में आने का हाई चांस रहेगा, ठीक है। तो रेशियो क्या है कि वी एम पी इज टू वी एवरेज इज टू वी आर एम एस, ठीक है।
इन तीनों का रेशियो अगर मान लेते हैं एमपी को अगर 1 मानते हो, अगर वीएमपी को 1 मानोगे तो एवरेज हो जाएगा 1.128 और उस केस में यानी ठीक है, एवरेज को हम बोल रहे हैं कि एवरेज वीएमपी अगर 1 है तो जो एवरेज होगा वो जाएगा 1.128, ठीक। और एमपी हो जाएगा एमपी और आरएमएस हो जाएगा 1.224। तो एक पहला रेशियो जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी चीज़ पूछा जाए, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमको एवरेज हमको रिलेशन चाहिए एमपी और आरएमएस में, तो हमको पता है कि वी एम पी बाई वी आरएमएस को हम क्या डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग इसको 1/1.224। तो कोई एक वैल्यू हमको दे दोगे, कोई हमको एक वैल्यू दे दोगे तो दूसरा वैल्यू हम अपने आप निकाल सकते हैं, दूसरे वैल्यू को हम अपने आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपको रिवर्स ही पता होना चाहिए। रिवर्स मतलब अगर मान लेते हैं कभी कभी डायरेक्टली पूछ सकता है, तो एग्जाम के टाइम में क्या है ना, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि तुम निकाल लेंगे, ये आप रूट सॉल्व नहीं कर पाओगे। मतलब अगर कोई बोला कि हमको याद नहीं करेंगे, बस इसको निकाल लेंगे, रूट 8/पाई को निकाल लेंगे, रूट 3 को निकाल लेंगे, तो एग्जाम में डायरेक्टली रेशियो पूछ देता है, कभी कभी डायरेक्ट रेशियो रहेगा, तो रूट अगर उसमें सॉल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं रहेगा, इसलिए बोले कि एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना है ये, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने से क्या होगा, आपका अगर आता है तो निकल के आप टिक करके आप आगे बढ़ सकते हो फटाफट, ठीक है। नहीं तो रूट निकालने के चक्कर में रहोगे तो बहुत टाइम जाएगा आपका, नहीं जाना ना। अगर मान लेते हैं कि आरएमएस पर 1 मानते हैं हम, आरएमएस इज टू एवरेज टू एमपी का वैल्यू क्या होता है रेशियो में, इसको 1:, ठीक है, एक सेकेंड, 0.92 0.65, 1:0.92 0.865, ठीक है। तो 1:0.92:0.865 ऐसा बोल सकते हो आप, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो क्वेश्चन में से, कोई डाउट है यहाँ तक में, चलो। रेशियो याद नहीं रख के कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हाँ वो भी वैसे चलेगा, लेकिन क्या है ना, कभी कभी अगर ऐसा पूछेगा तब क्या करेगा, मतलब देखो प्रॉब्लम कहाँ बता रहा, प्रॉब्लम आपका जेई मेन में नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगा मान लो तुम पिलानी का एग्जाम दे रहे हो, बिट सेट का एग्जाम दे रहा है, ठीक है। तो बिट सेट वाले एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आसान लगता है, बिट सेट हो गया, मान लो कोई मणिपाल के एग्जाम देने बैठ के चले गया, ठीक है। तो ये रेशियो याद एडवांस के लिए नहीं बोल रहे हैं, रेशियो हो सर नीड में पूछे, नीड में मान लो कि बोलिए हमको निकालना वैल्यूज को, तो अगर तुम रेशियो याद करेगा तो तेरा आंसर फटाफट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा बड़ा है छोटा है इससे तो आप जेई मेन में काम कर लोगे। देखो जेई मेन का पेपर में काफ़ी टाइम होता है, जेई मेन में काफ़ी टाइम मिलेगा आपको, एडवांस में काफ़ी टाइम मिलेगा, तो टाइम का क्राइसिस उन उसमें नहीं होता, टाइम क्राइसिस होगा मेडिकल वाले एग्जाम में, टाइम क्राइसिस होगा बिट सेट में, ठीक है। इन सब के एग्जाम में तुम टाइम नहीं बचाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब जो हम बोल रहे हैं वो इन सब एग्जाम के लिए ज़्यादा रिलेवेंट है, बिट सेट के लिए, मेडिकल वाले के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है और क्वेश्चन आसान रहता है। रेशियो निकालना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं है, लेकिन अगर नहीं याद रहेगा तो तुम 20 से 30 सेकंड 40 सेकंड एक्स्ट्रा लोगे, और ये 40 सेकंड जो एक्स्ट्रा लोगे वो कहीं नहीं कि तुमको दूसरे क्वेश्चन में हेल्प कर सकता था, ठीक है सर मैं, हाँ सर हाँ सर। ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो मॉलिक्यूलर स्पीड समझ में आया कि मॉलिक्यूलर स्पीड समझ में कैसे सोचना हम लोग को, ठीक। अब ध्यान देना, मॉलिक्यूलर स्पीड तो आपको समझ में आ गया, अब इसी में एक होता है मॉलिक्यूलर स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम लोग को मॉलिक्यूलर स्पीड समझ में आ चुका है। नेक्स्ट हमको अगला पॉइंट समझ में आ रहा है कि हमको सीखना है मॉलिक्यूलर स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको हम लोग सीखने के लिए हमको समझना पड़ेगा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ध्यान दो, ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझने के लिए
आपको छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। छोटा एग्जाम्पल क्या है कि मान लेते हैं कि एक स्कूल है, मान लेते हैं कि स्कूल है, स्कूल में टोटल बच्चे का नंबर 3000 है, 3000 स्टूडेंट आपके पास है। अब स्टूडेंट्स हो गए, उसमें बहुत सारा कैटेगरी होगा। कैटेगरी मतलब कुछ नर्सरी के होंगे, कुछ 1, कुछ 2, कुछ 3, कुछ 4 क्लास ऐसे होंगे, ठीक है। अब इन सारे स्टूडेंट को हम लेके चले गए पार्क में और बोले इनको दौड़ने के लिए, मतलब रनिंग करने के लिए बोल रहे हम, ठीक। और हम क्या जूम कर रहे हैं कि सारा जो बच्चा लोग है वो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू को अक्वायर कर सकता है, मतलब जो इंटीग्रल वैल्यू स्पीड है उसी को अक्वायर कर सकता है। मतलब जो स्पीड अक्वायर करेगा 1, 2, 3 ही रहेगा, मतलब 1.5 को अक्वायर नहीं कर सकता। मतलब एक कंडीशन लगाते रहे कि सारा बच्चा लोग एक इंटीग्रल स्पीड को ही अक्वायर करेगा। अगर हम ऐसा जूम करते हैं तो आपको पता है कि मैक्सिमम जो बच्चा सबसे तेज दौड़ेगा उसका मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है, तो 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपका जो उजैन बोल्ट है उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड के अराउंड होता है, ठीक है। तो जो बच्चा मैक्सिमम स्पीड दौड़ सकता है उसका भी स्पीड क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड होगा। और जो बच्चा का स्पीड सबसे लोएस्ट कितना पॉसिबल है, तो 0 पॉसिबल है। जो बच्चा दौड़ना ही नहीं चाहे उसको तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो उसका स्पीड क्या होगा, 0 होगा। तो इन ये जो पूरे का पूरे जो इतने बच्चे हैं इनका स्पीड का हम बोले कि कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनका स्पीड जो ये जो बच्चे होंगे 0 मीटर पर सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो सारे बच्चे इस इन इतने सारे स्पीड्स में बटे हुए हैं, ठीक है। तो हमें जूम करेंगे, अगर बात करते हैं तो 10 मीटर पर सेकंड कितने बच्चे अक्वायर करेंगे, तो मान लेते हैं कि इस पूरे में से 2 बच्चे हैं जो 10 मीटर पर सेकंड अक्वायर कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। तो नंबर जो होगा तो 3000 में से 2 ऐसे बच्चे होंगे तो 10 मीटर पर सेकंड को अक्वायर कर सकते हैं। 9 मीटर पर सेकंड में ज़्यादा लोग होंगे, मान लेते हैं कि 100 लोग होंगे, ठीक है। या ऐसा मान लेते हैं कि 98 लोग होंगे जो कि अक्वायर करेंगे 9 मीटर पर सेकंड को, ठीक है। 8 मीटर पर सेकंड में मान लेते हैं कि 200 बच्चे हैं, ठीक है। 7 मीटर पर सेकंड पे क्या होगा, ठीक है, ये हो गया हाई स्पीड के रेंज में। अगर आ रहे हैं लो स्पीड के रेंज में तो मान लेते हैं कि 0 मीटर पर सेकंड में, जैसे मान लें कि नर्सरी का बच्चा है वो बोलेगा हम दौड़ेंगे ही नहीं, ठीक है, तुम कुछ नहीं कर सकते, वो दौड़ेगा ही नहीं। तो नर्सरी के 10-15 बच्चे ऐसे होंगे जो दौड़ना नहीं चाहता है, तो उसका स्पीड हो गया 0, ठीक है। बाकी 1 मीटर पर सेकंड में मान लेते हैं कि 185 बच्चे हैं, ठीक। टोटल बच्चे क्या कितना 3000, तो मेरे को सारे बच्चे का सम को पहुँचाना क्या है, 3000 पहुँचाना है। तो यहाँ पे 200 भी हो चुका है लेफ्ट साइड में, और राइट में 300 हो चुका है, तो बाकी को बीच में को डालना कहीं नहीं कहीं है। तो बस ध्यान देना। अज्यूम क्या करें कि 2 मीटर पर सेकंड पे कितने बच्चे होंगे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 200 बच्चे होंगे। ये तो इसको एज्यूम करें 200 नहीं, इसको मान लेते हैं 300 बच्चे होंगे, ठीक है। 3 मीटर पर सेकंड में कितना होंगे, तो मान लेते हैं कि इसका नंबर 400 होगा, ठीक है। 4 मीटर पर सेकंड पे होगा, मान लेते हैं कि अभी तक कितने बच्चे हो चुके हैं, तो राइट में 300 हो चुके हैं, लेफ्ट में देखो ध्यान से, लेफ्ट में हो चुके हैं 200 प्लस 300 500, ठीक है। और 900 यहाँ हो चुका है और राइट में 300 1200 हो चुका है। अभी भी हमको 1800 बच्चों को यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करता है 1800 को, तो मान लेते हैं कि चार पे होगा, मान लेते हैं कि 500 बच्चे 4 पे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे होंगे 600, ठीक है। तो अभी और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 600 हो चुका है, तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं 600 कर लेना। अभी 1100 हो चुका है, वो 1100 हो चुका है, तो उसमें अभी मेरे को और कितना डालना है, 1800 करना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, फिर से घटाते हैं इसको, तो इसको कर लेते हैं हम लोग 400 कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे इसको 200 कर लेते हैं। तो आई थिंक ये आपका 3000 पूरा हो चुका है, ठीक है। ये 3000 पूरा हो चुका है। इसको और बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, नहीं ठीक है, ठीक है, डेटा ठीक है।
फिर समझ में आया? अब ध्यान देना, यानी आपका जो पूरे बच्चों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्पीड को यहाँ पे सोच सकते हो आप। अब क्या करो, अब इनका फ्रैक्शन मतलब समझ में आ रहा है ना, फ्रैक्शन निकालना आपको, मतलब बच्चों का फ्रैक्शन। तो अगर पूछा जाएगा, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बच्चे, फिर वो 300 होगा। शुभ्रांशु, अब ध्यान दे, हम बात करें फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन मतलब टोटल बच्चे का कितना फ्रैक्शन, अगर मान लेते हैं कि ये 15 है जीरो स्पीड पे, तो कितना फ्रैक्शन होगा, तो हो जाएगा 15/3000। ये फ्रैक्शन जो है ये जीरो स्पीड को अक्वायर कर रहा है, वन स्पीड को कितना फ्रैक्शन अक्वायर कर रहा है, तो 185/3000 ये फ्रैक्शन होगा जो वन को अक्वायर कर रहा है। तो ऐसे करके सारे का फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब देखोगे ध्यान से देना, अगर हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो सारे फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होगा। अब इस जो डेटा है दिया हुआ है, इसको हम प्लॉट करना चाहते हैं, प्लॉट जो करना चाहते हैं, ध्यान देना, इस डेटा को प्लॉट करेंगे हम आपके ग्राफ पे। तो मेरा फोकस क्या है कि ग्राफ का जो वाई एक्सिस होगा उससे हम प्लॉट करना चाहते हैं फ्रैक्शन के वैल्यू को, और एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करना चाहते हैं वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी क्या था आपके पास, 0 था, 1 था, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जीरो पे कितना फ्रैक्शन, तो 15/3000, ऑलमोस्ट, बहुत कम, ऑलमोस्ट। इसका वैल्यू यहाँ पर कहीं होगा, 1 पे कुछ फ्रैक्शन बढ़ा था। तो देखोगे यहाँ पे अगर वैल्यू से देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 तक फ्रैक्शन बढ़ा है, और 6 से फ्रैक्शन क्या हुआ, घटना स्टार्ट किया है। तो 2 पे फ्रैक्शन कुछ बढ़ा है, 3 पे जो फ्रैक्शन बढ़ा है कुछ है, 4 पे फ्रैक्शन कुछ और बढ़ा, 5 पे फ्रैक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू को रीच किया, 6 पे फ्रैक्शन कुछ घटा, 7 पे और घटेगा, 8 पे और घटेगा, 9 पे और घटेगा, और 10 पे ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो जो कर्व को अगर हम स्मूथ लाइन से कनेक्ट कर देंगे तो कर्व कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, ये जो टॉप पॉइंट है, इस कर्व का जो टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट जो है, इस पे स्पीड क्या 5 मीटर पर सेकंड है, और इस स्पीड को मैक्सिमम पार्टिकल अक्वायर कर रहा है, मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शन अक्वायर करने वाला है। यानी ऐसा बोल सकते हैं जो स्पीड है, ये स्पीड जो 5 होगा, इसको बोल सकते हैं ये आपके मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में होगा। यानी इस स्पीड को मैक्सिमम फ्रैक्शन अक्वायर कर रहा है, तो ये आपके किसी स्कूल के बच्चों का हम स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। यही लॉजिक अप्लाई किया गया है गैसेस पार्टिकल पे, जो बात हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यही लॉजिक अप्लाई किया गया है। अब ध्यान देना, ये पॉइंट मॉस प्रोल का पॉइंट है, तो आप लोग जानते हो कि मॉस प्रोल स्पीड से बड़ा क्या होता है, एवरेज, और उससे बड़ा क्या होता है, आरएमएस। इसका मतलब अगर स्पीड देखेंगे तो कहीं ना कहीं ग्राफ में कहीं आगे होगा, आगे क्या होगा, तो कहीं यहाँ पे होगा वी एवरेज कहीं होगा, और कहीं ना कहीं आगे कहीं होगा, क्या होगा, आरएमएस होगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आगे की तरफ होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, आगे की तरफ होगा। तो वी एम पी, वी एवरेज, वी आर एम एस, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आगे की तरफ होने वाला है, ठीक। तो ये सोच सकते हो, क्योंकि हम लोग क्या सीखें कि एमपी से बड़ा क्या होता है, एवरेज होता है, एवरेज से बड़ा क्या आर एम एस होगा। तो ग्राफ में कहीं ना कहीं आगे की तरफ होगा, कहाँ होगा हमको नहीं पता है, निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो बस हम बोलेंगे थोड़ा सा आगे से होगा, ठीक। इस ग्राफ में तुम स्टडी क्या कर सकते हो कि जो हाई स्पीड है, हाई स्पीड रनिंग में जो फ्रैक्शन काफ़ी कम है, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो हाई स्पीड को अक्वायर कर पा रहे हैं, और बहुत कम ऐसे फ्रैक्शन होगा जो बहुत लो स्पीड को अक्वायर करेंगे। तो लो और हाई स्पीड पे जो फ्रैक्शन का नंबर क्या होगा, कम होगा, बीच में एक पीक अचीव करेगा, फिर घटेगा, फिर एक घटेगा। अब इसी में एक केस ले रहे हैं आपके सामने, इसमें केस क्या ले रहे हैं कि जो बच्चे हैं, सारे बच्चों को हम बैठा देंगे बुलेट पे, मोटर मतलब बाइक पे, ठीक है। तो ये सारे बच्चों को अगर हमको स्पीड दौड़ाना हो, तो इनका तो कैपेबिलिटी 10 मीटर पर सेकंड पे खत्म हो जा रहा है, ह्यूमन कैपेबिलिटी क्या है, 10 मीटर तक खत्म हो गया। अब हमको और ज़्यादा बढ़ना, तो हमको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। इन सारे बच्चों को बैठा दिए बुलेट पे, ठीक है। तो अगर हम बुलेट पे बैठा देंगे तो क्या होगा, तो बुलेट पे गाड़ी पे बैठ के सब लोग का स्पीड क्या होगा, बढ़ चुका होगा। तो बुलेट मतलब गन का बुलेट नहीं, बुलेट व्हीकल का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान ना, अगर इससे बैठ जाएगा तो बुलेट का स्पीड आपका मैक्सिमम कितना लेके जा सकता है। तो अगर हम देखते हैं हाई स्पीड हो जाएगा बुलेट,
30 मीटर पर सेकंड तक अचीव करना पॉसिबल है आराम से, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। तो बुलेट पे बैठने के बाद बच्चों का स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वो फैल जाएगा मतलब इसका लोअर रेंज होगा 0 पर अभी भी, जो बुलेट पे बैठ के किक ही नहीं मारेगा तो गाड़ी चलेगा ही नहीं उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए अभी भी क्या है 0 मीटर पर सेकंड पे रुका रहेगा वो। लेकिन जो हाई स्पीड जो पार्टिकल्स जो होगा, जो कुछ बच्चे चलाएंगे तो वो हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड पे। ये दोनों रेंज है। 30 मीटर पर सेकंड को अगर मीटर आप किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करते हो तो इसका ऑलमोस्ट आ जाएगा 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 18/5 से मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, ये 108 किलोमीटर पर, यानी ये स्पीड जो होगा ये ऑलमोस्ट क्या है 108 किलोमीटर पर आवर के रेंज में आ जाएगा। तो ये यहाँ तक है, लेकिन इतना स्पीड कोई चलाता तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कम पार्टिकल्स हैं, बहुत कम बच्चे होंगे जिस स्पीड को अक्वायर करेंगे, ठीक है। तो यानी आपका जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन पहले था, पहले जो 10 पे खत्म हो जा रहा था, अब क्या हो रहा है वो 10 पे खत्म नहीं हो रहा है, वो आगे बढ़ गया और 30 तक चला गया, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है सेफ लिमिट क्या होता है चलाने गाड़ी, तो 35-36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 40 किलोमीटर पर आवर को हम सेफ मानते हैं। तो सेफ जोन को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 36 मान लेते हैं, 36 किलोमीटर पर आवर सेफ है, तो उसको मीटर में चेंज करो तो क्या मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे 36 किलोमीटर पर आवर को, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड के आसपास, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकंड के आसपास के बहुत लोग बच्चे इसी रेंज में रहेंगे। तो अब जो होगा आपका जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो 5 नहीं होगा 10 हो जाएगा। पहले क्या था 5 मीटर पर सेकंड, अब क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और बाकी सारा हर जगह हर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा आपको कुछ ना कुछ स्टूडेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपको बताना क्या चाह रहे हैं, अभी भी बच्चों का नंबर तो फिक्स है, इसमें तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सेम बच्चे जो 3000 बच्चे हैं, ये बच्चे अब नया स्पीड को अक्वायर करेंगे, यानी अब जो रेंज होगा 0 से लेकर 30 मीटर पर सेकंड तक, तो हर स्पीड पे पार्टिकल्स घटेंगे। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे इस केस में 5 मीटर पर सेकंड में 600 पार्टिकल थे। अब इन्हीं बच्चों को हमको फैलाना है, स्प्रेड करना है 30 मीटर पर सेकंड तक में, तो सारे स्पीड पार्टिकल बच्चों का नंबर क्या होगा घटेगा, यानी फ्रैक्शन क्या हो डिक्रीज करेगा। तो अब जो हम प्लॉट करेंगे तो इसी ग्राफ को हम इसमें सेम चीज को हम प्लॉट कर रहे हैं। अगर हम ये पहला केस था जब बच्चे खुद से दौड़े थे, उसका ग्राफ हम प्लॉट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चों को अगर हम बुलेट पे बैठा के अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि लोअर रेंज में फ्रैक्शन घटेगा। सिंपल सा बात है ना कि लोअर रेंज में फ्रैक्शन क्या होगा घटेगा, क्योंकि आपके पास अब हाई स्पीड सिस्टम है, इस पर मूव कर सकते हो। और जो हाइयर रेंज है, जैसे 10 मीटर पर सेकंड के बाद पार्टिकल था ही नहीं, तो वहां पे पार्टिकल्स पहुंचेगा, ठीक है। तो अब जो ग्राफ होगा वो ग्राफ अब चूंकि पार्टिकल का नंबर इंस्ट्रूमेंट फिक्स है तो नंबर में कोई चेंज नहीं है, तो इसके लिए ग्राफ क्या होगा, ग्राफ तो नीचे खिसकेगा और इधर बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं 10 मीटर पर सेकंड के आसपास, यानी यहाँ आगे आपका जो मोस्ट स्पीड है कहीं आगे शिफ्ट कर जाएगा। ये पॉइंट होगा आपका मोस्ट स्पीड, ठीक है। हम अगर मान लेते हैं कि पार्टिकल को एनर्जी हम दे रहे हैं, यानी स्टूडेंट को हम एनर्जी दे दी है, तो अब क्या होगा पूरा सिस्टम आगे की तरफ मूव करेगा। जो हाई रेंज का स्पीड है उसमें फ्रैक्शन बढ़ना चालू करेगा, यानी 10 मीटर पर सेकंड के बाद भी फ्रैक्शन एक्वायर करेगा। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपका वी बढ़ेगा, वी एवरेज बढ़ेगा, वी RMS बढ़ेगा, यानी तीनों स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि तीनों का तुम आगे मूव कर चुके हो, तो तीनों स्पीड बढ़ेगा। बट जो फ्रैक्शन जो उसको अक्वायर कर रहा है, जो फ्रैक्शन उसको अक्वायर करने वाला था, वो क्या हो रहा है घटेगा, वो क्या होगा घटेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके स्टूडेंट के लिए, हम ऐसा कुछ समझा रहे थे आपको। इसी एनालॉजी को हम ड्रॉ कर सकते हैं किसके लिए, गैसेस पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो अगर गैसेस पार्टिकल में होता क्या है, तो गैसेस पार्टिकल में मूवमेंट होता है, हर पार्टिकल अपना मूव कर रहा है, तो सबके पास क्या होता है कि एनर्जी होता है। एनर्जी क्यों होता है, ड्यू टू टेम्परेचर। आप लोग पढ़े होंगे, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट एंड टेम्परेचर। वेलोसिटी जो होता है रूट टी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि देखोगे आप एवरेज स्पीड था या RMS स्पीड था या आपका MP स्पीड है, सबके फॉर्मूला में रूट टी आ रहा है, सबके फॉर्मूला क्या आ रहा है, रूट टी आ रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो अगर स्पीड क्या होगा, बस स्पीड क्या होगा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ध्यान ना, इसको आपको मैं दिखा रहा हूँ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में दिखा रहा हूँ, बस एक सेकेंड।
तो चलो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का हम बात कर रहे थे। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, उसमें क्या होता है, वाई एक्सिस पे प्लॉट होता है फ्रैक्शन, यानी आपके पास टोटल पार्टिकल अगर n है, तो अगर मान लेते हैं कि इसमें से dn पार्टिकल अगर v स्पीड को अक्वायर करेगा, तो फ्रैक्शन कितना होगा, तो dn/n फ्रैक्शन होगा जो v स्पीड को अक्वायर करेगा। तो y एक्सिस पे प्लॉटेड क्या फ्रैक्शन प्लॉटेड है, और x एक्सिस पे प्लॉटेड है वेलोसिटी। इसमें जो ग्राफ प्लॉटेड है बोला गया, तो किसी T टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे हम पॉइंट है कि ग्राफ मेरा ऐसा कुछ है, T1 टेम्परेचर पर ग्राफ ऐसा कुछ है, ठीक। अब ध्यान देना, सारे फ्रैक्शन का सम क्या होगा, 1 होगा। तो फ्रैक्शन का सम क्या होने वाला, चलो 1 होने वाला है, ठीक। अब ध्यान देना, तो अल्टीमेटली अगर मान लेते हैं कि अगर आप, तो इसमें एमपी कहाँ है, तो ये आपका एमपी पॉइंट है, यानी मोस्ट पोलर पॉइंट है, ये आपका मोस्ट पोलर पॉइंट होगा, ठीक है, स्पीड होगा। और यहाँ पे एवरेज यहाँ होगा और आरएमएस यहाँ होगा कहीं पे। अगर मान लेते हैं टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो टेम्परेचर बढ़ाने का इम्पैक्ट क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि अगर बोलते हैं कि टेम्परेचर T2 पे हम इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, तो T2 को हम इंक्रीज करती है, ठीक है, टेम्परेचर T2 को हम इंक्रीज कर देंगे। तो अगर हम T2 को इंक्रीज कर देंगे, तो ध्यान देना, तो अगर टेम्परेचर T2 को हम इंक्रीज कर दिए, तो आपका ग्राफ का क्या होगा, तो ग्राफ कुछ आगे शिफ्ट करेगा, यानी क्या होगा, लोअर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इम्पैक्ट क्या होता है, आप गैसेस पार्टिकल को एनर्जी ज़्यादा दोगे। अगर गैसेस पार्टिकल को ज़्यादा एनर्जी मिला तो क्या होगा, उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। पार्टिकल का नंबर सेम है लेकिन स्पीड बढ़ेगा, तो क्या होता है, लोअर स्पीड पे फ्रैक्शन घटेगा, लोअर स्पीड पे क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होगा, घटेगा, और हाई स्पीड पे फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो ग्राफ कुछ नीचे की तरफ शिफ्ट होकर ऐसे जाएगा, यानी हाई स्पीड पे, आपके हाई स्पीड पे आपका फ्रैक्शन बढ़ा है, ठीक है, और लोअर स्पीड पे फ्रैक्शन घटा होगा। मोस्ट पोलर स्पीड, जो मोस्ट पोलर स्पीड था पहले यहाँ पे था, वो शिफ्ट हो गया, अब हो जाएगा यहाँ पे, जो मैं ब्लू कलर मार्क कर रहा हूँ, अब हो जाएगा यहाँ पे। तो कहीं नहीं कि आपका मोस्ट पोलर स्पीड भी बढ़ा है, देखो पहले, अब उसको, क्योंकि स्पीड कहाँ प्लॉटेड है, स्पीड प्लॉटेड है एक्स एक्सिस पे, तो पहले वाला जो मोस्ट पोलर स्पीड था यहाँ पे है, अब यहाँ हो चुका है, ठीक है। तो मोस्ट पोलर स्पीड बढ़ा है, आरएमएस भी बढ़ेगा, एवरेज बढ़ेगा, बट जो फ्रैक्शन उस स्पीड को अक्वायर किया हुआ है वो घटेगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना था, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये रहेगा आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसका टॉपिक। ये ग्राफ आपसे आ सकता है, टेम्परेचर का इम्पैक्ट आपसे पूछ सकता है, ठीक है, तो ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोस्ट पोलर स्पीड बढ़ेगा, आरएमएस बढ़ेगा, एवरेज बढ़ेगा, जो फ्रैक्शन उस स्पीड को अक्वायर किया है वो फ्रैक्शन घटेगा, वो फ्रैक्शन क्या होगा, घटेगा, यानी जिस स्पीड को अक्वायर का जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन घटेगा। प्लस और इम्पैक्ट क्या होता है, जो हायर वेलोसिटी में जो है उसमें फ्रैक्शन बढ़ता है, और लोअर वेलोसिटी का फ्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये रहेगा ऑल अबाउट मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो ध्यान देना। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन लोग करने वाले हैं उसमें डी ब्रोगली बेल्विन का यूज होने वाला है, डी ब्रोगली बेल्विन का यूज होने वाला है। डी ब्रोगली बेल्विन होता क्या, आप लोग जान लो। डी ब्रोगली बेल्विन को डिफाइन कैसे किया गया था, तो बोला कि लेमडा जो होता है डी ब्रोगली का होता है h/p, प्लैंक कांस्टेंट बाय मोमेंटम, ठीक है, ये होता है डी ब्रोगली बेल्विन। इसको हम पढ़ेंगे जब पढ़ाएंगे आप लोग को स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें वो कवर करना है इसको, ठीक है। और मोमेंटम को आप लिख सकते हो mv, तो h/mv लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब ध्यान, क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, क्वेश्चन बोला हुआ आपको कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम पार्टिकल, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम पार्टिकल एट टेम्परेचर -73 केल्विन, एट टेम्परेचर -73 डिग्री, lambda of He, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम पार्टिकल एट टेम्परेचर -73 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू k टाइम्स lambda of neon at temperature
727 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हीलियम का वेवलेंथ एट -73 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू k टाइम्स वेवलेंथ ऑफ नियन एट टेम्परेचर 727 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपसे पूछा गया है फाइंड k, यानी जो k यहाँ पे लिखे हैं तो k का वैल्यू क्या होगा, ये k का वैल्यू क्या होगा, इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, मेरे को आंसर बताओ फास्ट। क्वेश्चन में को समझने में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन समझ में आ गया तो मेरे को k का वैल्यू बताएंगे आप लोग। तो बच्चों इस क्वेश्चन को चलो मैं सॉल्व करता हूँ, आप ध्यान देना कि इसको मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया हुआ था कि हीलियम का जो लेमडा है एट टेम्परेचर -73 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू k टाइम्स लैम्डा ऑफ नियन एट टेम्परेचर 727 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमको k पता करना, हमको k क्या है पता करना हमको। तो लैम्डा ऑफ हीलियम को लिख सकते हैं h बाई पी ऑफ हीलियम एट टेम्परेचर T1 इक्वल टू k टाइम्स h बाई मोमेंटम ऑफ नियन एट टेम्परेचर T2। तो यहाँ पे एच कैंसिल हो जाएगा, तो नियन का मोमेंटम एट T2 इक्वल टू क्या होगा, k टाइम्स मोमेंटम ऑफ हीलियम एट टेम्परेचर T1। और मोमेंटम के लिए क्या होगा, m इंटू भी, तो m इंटू भी में ध्यान देना। तो यहाँ पे जो v लेंगे तो यहाँ पे v देखो, आप लोग पढ़े हो कि कोई भी जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी अगर बात करते हैं एवरेज का, तो एवरेज का वैल्यू क्या होता है, √8/π/RT/m होता है। तो ध्यान देना, बाकी सब चीज़ तो कांस्टेंट रहेगा। तो 8/π अगर हम कोई भी स्पीड लेंगे तो दोनों साइड जब डालेंगे तो ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं मोमेंटम ऑफ नियन का बात कर रहे हैं तो यह क्या होगा, मास ऑफ नियन इनटू वेलोसिटी ऑफ नियन, और यहाँ पे k टाइम्स क्या होगा, मास ऑफ हीलियम इनटू वेलोसिटी ऑफ हीलियम। दोनों टेम्परेचर अलग अलग है, तो बस टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बाकी सारा फैक्टर क्या रहे, सेम रहेगा। टेम्परेचर और मास बस चेंज हो रहा है, बाकी सारा फैक्टर अलग रहा है तो सब कट जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इन दोनों केसेस में आप कोई भी स्पीड लोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, पूरे इक्वेशन में क्या आ जाएगा, तो मास ऑफ नियन है ये 20 हो जाएगा, वेलोसिटी होगा उसके अंदर √T आ जाएगा। तो वेलोसिटी के अंदर √T, तो अगर बात करते हैं नियन का, तो नियन का टेम्परेचर कितना है, तो आपका 727 डिग्री को चेंज करो केल्विन में तो क्या होगा, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा मास कितना है, तो मास नियन का 20 होगा। बाकी सारा फैक्टर तो खत्म हो जाएगा ना, 8/π, या फिर अगर मानते हैं आप RMS मानते हो तो उसमें 3r रहेगा, वो भी कट जाएगा दोनों साइड में, तो ऐसा बचेगा। और यहाँ पर राइट में क्या बचेगा, k रहेगा। हीलियम का मास कितना 4 है, और वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होगा, तो टेम्परेचर कितना इसका टेम्परेचर कितना होगा 200, और 200/4। ठीक है, अब ध्यान देना, आप अगर गौर करोगे तो ये जो पूरा ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है ये सेम ही है, ये बराबर है। 200/4 का रूट लोगे या फिर 1000/20 का रूट लोगे, दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों क्या है, सेम ही चीज़ है। तो दोनों सेम ही चीज़ का मतलब कैसे आप कैंसिल कर सकते हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, 20 इक्वल टू क्या होगा, k इंटू 4। तो k का वैल्यू से क्या निकल के जाएगा, 5। तो k का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई डाउट है तो बताएंगे मेरे को। चलो, इसमें कोई डाउट है आपको, आशुतोष, दिशा को डाउट है बच्चा, अद्या को डाउट बच्चा आपको, स्मृति को डाउट बच्चा आपको, नहीं? ठीक है, ये क्वेश्चन को क्लियर रहा आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, ध्यान देना। एक टॉपिक होता है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ आपके फीस में काफी इंपॉर्टेंट होगा,
ये इसमें से क्वेश्चन काफी आता है, केमिस्ट्री में कहीं कहीं मीन फ्री पाथ पूछ देता है, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है समझो आप जानते हैं। मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है, जब पार्टिकल जब भी होगा तो अगर सिस्टम अगर पार्टिकल्स होगा, तो अगर सिस्टम अगर पार्टिकल्स होगा तो पार्टिकल मूव करेगा, पार्टिकल जब मूव करेगा तो क्या होगा, कोलिजन करेगा, कोलाइड करेगा। मान लेते हैं कि यहाँ का जो पार्टिकल है यहाँ पे इससे कोलाइड किया और फिर इससे कोलाइड किया, ठीक है। तो पार्टिकल आपस में क्या हो रहा है, रैंडम कोलिजन कर रहा है। तो दो कॉलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का बेसिक डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको बोला गया है मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ के लिए सिंबल यूज करते हैं लैम्डा जैसा, ये हो गया आपके लिए मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ का मतलब समझा दिया आपको। मतलब क्या होता है कि दो सक्सेसिव कॉलिजन में जो पार्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी यहाँ देखो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोलाइड किया और यहाँ पर कोलाइड किया, तो इसमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो आपका डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक का, इसको बोलेंगे मीन फ्री पाथ, इसको बोलेंगे मीन फ्री पाथ। अब ध्यान ना, मीन फ्री पाथ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा वो भी ध्यान दें आप लोग। तो ध्यान ना, मीन फ्री पाथ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसा दिया हुआ है, लैम्डा इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार, ठीक है। ठीक, तो ये होगा आपका मीन फ्री पाथ। ठीक, अब ध्यान रहा यहाँ पे √2 तो कांस्टेंट, रूट 2 और पाई क्या है, कांस्टेंट है। चेंज क्या करा, तो सिग्मा स्क्वायर आपको जहाँ सिग्मा स्क्वायर होता क्या है, तो ध्यान देना कि जो पार्टिकल कोलाइड करता है उसका अपना एक डायमीटर होता होगा, अपना एक डायमीटर होता होगा। तो अगर मान ले तो इन दोनों का डायमीटर का जो एवरेज होता है ना, यहाँ पे मान लीजिए डायमीटर सिग्मा 1 है और डायमीटर मान लेते सिग्मा 2 है, इसका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज वैल्यू होगा सिग्मा प्लस 1 प्लस सिग्मा 2/2। तो जो सिग्मा होता है जो पार्टिकल कोलाइड कर रहा है उसके डायमीटर का एवरेज, तो अगर मान लेते हैं कि कोलाइडिंग पार्टिकल का डायमीटर अलग अलग है, मान लेते हैं सिग्मा 1 है सिग्मा 2 है, तो उस केस में सिग्मा क्या होगा, दोनों का एवरेज ले लेंगे। अगर मान लेते हैं कि दोनों पार्टिकल का साइज सेम था तो एवरेज भी सेम आ जाएगा, उस केस में सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा ही रहेगा। ये जो सिग्मा है, सिग्मा बेसिकली कोलाइडिंग पार्टिकल का डायमीटर का एवरेज है, ठीक है। तो सिग्मा समझ में आ गया। तो वो लैम्डा क्या होता है, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार। अब अगला पॉइंट है कि एन स्टार होता क्या है, तो एन स्टार को यहाँ डिफाइन किया गया है, तो एन स्टार होता है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। एन स्टार क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक, ये समझ में आया। तो आंसर को हमको अगर लिंक करना है तो ध्यान देना, आपके सामने एक इक्वेशन होता है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या आपके पास, तो पीवी इक्वल टू क्या है, एनआरटी। पीवी इक्वल टू क्या है, एनआरटी, ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन है। अब ध्यान देना, जो मोल होता है गैस का, मोल को ऐसा लिख सकते हैं, मोल को आप लिख सकते हो नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। मोल को ऐसा लिख सकते हैं ना, अगर पार्टिकल का नंबर दिया रहेगा तो नंबर को डिवाइड करेंगे अगर हम एवोगाड्रो नंबर से, तो वो भी निकल के क्या आ जाएगा, वो भी निकल के मेरे को मोल मिल जाएगा, तो ध्यान देना, इसको हम अगर सिग्मा स्टार को डिफाइन करना स्टार्ट करें तो हम मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार है, तो सिग्मा मतलब समझ में आ चुका है। एन स्टार क्या बोले हैं, तो एन स्टार होता है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पार्टिकल का नंबर बाय वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। अब ध्यान दें आपके पास होता है क्या, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है,
तो जो मोल होता है, मोल कब लिख सकते हो, पार्टिकल का नंबर बाय अवोगाड्रो नंबर, पार्टिकल का नंबर बाय अवोगाड्रो नंबर, इसको आप मोल लिख सकते हो। ठीक, तो इसको मोल के वाले पुट कर दे, तो मोल के वाले पुट करेगा तो क्या होगा, पी भी, अब मोल एन को बोल सकते हैं एन बाई एन है और आर टी। अब यहाँ ध्यान देना, आप आर टी को लेके लेफ्ट में आ जा तो पी बाई आर टी हो गया यहाँ पे, और एन ए को ऊपर लेके आ जाते हैं, पी इंटू एन ए हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम को लेके चला जाए राइट पे तो एन बाई भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि एन बाई भी इक्वल टू पी बाई टी, और यहाँ पे इंटू, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर होगा और यहाँ पे एन ए होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जो एन ए और आर क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये क्या कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और एन बाई भी क्या हो रहा है, एन बाई भी क्या होता है, एन स्टार, इसको बोल सकते हो एन स्टार, नंबर पार्टिकल पॉइंट वॉल्यूम, ये हो गया एन स्टार। तो हम बोल सकते हैं कि एन स्टार इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू पी बाई टी होगा, यानी आपका जो एन स्टार है वो प्रोपोर्शन टू होगा पी बाई टी के, यानी प्रेशर बाय टेम्परेचर का रेशियो के क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। अब ध्यान देना, आपको जो लेमडा और एन स्टार में रिलेशन क्या है, तो मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्टार। इसका मतलब ए पी बाई टी के क्या होगा, डायरेक्टली पी बाई, अगर एन और एन स्टार पता है, एन स्टार पी बाई टी के प्रोपोर्शनल है, तो लेमडा किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो उसको उल्टा कर दे, तो लेमडा प्रोपोर्शनल होगा टी बाई पी के। तो लेमडा और प्रेशर टेम्परेचर में रिलेशन ऐसा आएगा, लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी रेशियो, टी बाई पी रेशियो। तो ऐसा हम बोल सकते हैं क्या कि लेमडा, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, आपका रिलेशन क्या निकल के आ चुका है, लेमडा, लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी, यानी लेमडा को हम लिख सकते हैं इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू टी बाई पी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर आप प्रेशर कांस्टेंट करोगे, प्रेशर कांस्टेंट होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो लेमडा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या होगा, टेम्परेचर। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। और लेमडा का फॉर्मूला भी याद रखना, लेमडा क्या होता है, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार, ठीक है। और अगर बोलेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या होगा जी, आप लोग पढ़े हो कि वॉल्यूम कांस्टेंट पे क्या होता है कि टी बाई पी का रेशियो भी कांस्टेंट होगा। पीवी क्लोरिनेटी में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे तो टी बाई पी का रेशियो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। और वॉल्यूम कांस्टेंट करते एक और भी चीज़ ध्यान देना, जो आपका एन स्टार है, एन स्टार क्या होता है, एन बाई भी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट होता है सिस्टम का, क्यों सिस्टम क्लोज होता है, और आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, उस केस में क्या होगा, आपका एन स्टार भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर एन स्टार कांस्टेंट होगा तो उस केस में टी बाई पी का रेशियो भी कांस्टेंट है, तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो प्रेशर भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ेगा, और अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो उसी अकॉर्डिंग टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसका मतलब टी बाई पी का रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, दैट कांस्टेंट वॉल्यूम पे पी बाई टी का रेशियो टी बाई या फिर टी बाई पी का रेशियो में कोई और चेंज नहीं होगा। तो इस केस में लेमडा क्या होगा, इस केस में लेमडा कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पॉइंट पे लेमडा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेमडा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये रहेगा ऑल अबाउट, ये होगा ऑल अबाउट मीन फ्री पाथ। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। स्मृति, शुभ्रांशु को दिक्कत है बच्चा, नो सर। नो सर। ठीक है। आशुतोष, ठीक है। अब मीन फ्री पाथ पढ़ाया क्यों गया है, तो इससे क्वेश्चन आता है जी एडवांस में, ठीक है। आपके फीस में जे में फीस वाले पेपर में यार आपका इसमें पूछ सकता है, ये आप पढ़ोगे फीस में किस में, तो केटीजी थ्योरी, आप थर्मो जो पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स फीस में पढ़ोगे तो उसमें आएगा एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें मीन फ्री पाथ आपको पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है फीस में, चाहे नीट में भी आ सकता है। तो इस पे जो क्वेश्चन होता है फार्मूला बेस होता है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, तो कॉन्सेप्ट इतना ही है जितना हम पढ़ाए हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा था जे एडवांस में, उसको मैं शेयर कर रहा हूँ, उसको आप लोग बनाओगे, तो ध्यान ना।
तो केमिस्ट्री में क्वेश्चन आया होता है इंटीजर टाइप, क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा 63। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन को लॉजिकली लिंक करो, क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन डिफिकल्ट है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। आप ये मत देखो ना कि क्या चीज नहीं पता है, आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया क्वेश्चन में, जैसे आप लिंक कर सकते चीजों को, तो आप ट्राई करो, क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करो, उसको बनाने की कोशिश करो। किसी को क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हैं आप। शुभ्रांशु, आपका आंसर थोड़ा चेक करो, क्योंकि आंसर इंटीजर में आएगा। क्वेश्चन का टाइप चेक करो, क्या इंटीजर है क्वेश्चन, है ना, तो आंसर आपका इंटीजर में आएगा, और वो भी आपका इंटीग्रल वैल्यू फर्स्ट वन मतलब सिर्फ सिंगल डिजिट का होगा, यानी आंसर 0 से 9 तक के बीच में होगा। इस क्वेश्चन में डिफिजन कोएफिशिएंट एक नया टर्म था आपके लिए, बट आईटी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि इस टर्म को आप जानो। आईटी सारा इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दे दिया था जो आपके क्वेश्चन सॉल्व के लिए एसेंशियल था, ठीक है। तो आपको डिफिजन कोएफिशिएंट क्या होता है नहीं पता, तो उसमें रिसर्च मत करना, जरूरत नहीं रिसर्च करने का। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, तो आपके लिए क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन देकर रखा हुआ है जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक। इसमें बोला गया है कि आपका डिफिजन कोएफिशिएंट जो होता है वो प्रोपोर्शन टू होता है मीन फ्री पाथ एंड मीन स्पीड, ये दो चीज आपको दे दिया, ठीक है। तो इसको इस इंफॉर्मेशन को अगर हम लिंक करें तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो डिफिजन कोएफिशिएंट डीसी बोल रहे हैं, डिफिजन कोएफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड प्रोपोर्शनल टू वी एवरेज, ठीक है। तो अगर दोनों का कंबाइन कर दो तो डीसी इक्वल टू क्या होगा, सम कांस्टेंट के लेमडा के लिए क्या हो जाएगा, तो देखो ध्यान दे, लेमडा क्या होता है, लेमडा होता है के इंटू टी बाई पी, और वी एवरेज क्या होता है, तो वी एवरेज सम कांस्टेंट के इंटू रूट टी, सम कांस्टेंट के इंटू रूट टी कर सकते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर हम, तो डीसी का जो वैल्यू होगा, डिफिजन कोएफिशिएंट का वैल्यू होगा क्या होगा,
तो आपका जो एक टी का पावर हो जाएगा 3/2 और नीचे पी रहेगा, और यहाँ पे नया कांस्टेंट के1 के डैश बोल देता हूँ। तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऐसा कुछ होने वाला है। अब मान लेते हैं कि अगर किसी न्यू कंडीशन पे, अगर मान लेते हैं कि अभी का टेम्परेचर को टी मानना है और प्रेशर पी है, तो बोला है कि टेम्परेचर को अगर हम 40 कर दें और प्रेशर को 2p कर दें। अब क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, तो बोला है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें 4 टाइम्स से, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दें 4 टाइम्स से और प्रेशर इंक्रीज बाय 2 टाइम्स से, तो उसके बाद क्या होगा, तो बोला कि जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट का जो नया वैल्यू होगा वो पुराने वाले वैल्यू से कितना ज़्यादा होगा। तो ध्यान देना। तो अब बोला गया कि अब जो नया डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होगा उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ ओल्ड। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि DC न्यू वैल्यू बाय DC का ओल्ड वैल्यू का रेशियो लेंगे। तो ध्यान देना, तो के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा टी न्यू। अब टी न्यू कितना है जी, तो नेगेटिव 40 है, और 40 का पावर क्या होगा 3/2 होगा, और नया प्रेशर क्या 2p है। ओल्ड प्रेशर क्या था, तो ओल्ड टेम्परेचर था टी और ओल्ड प्रेशर पी था। इसको कैंसिल करते जा, तो जब कैंसिल करोगे तो पी और टी कैंसिल होगा, ऊपर क्या बचेगा, तो 4 का पावर 3/2 बचेगा और नीचे बचेगा 2 बचेगा। 4 का पावर 3/2 का वैल्यू क्या होगा, तो 4 का पहले क्यूब निकालो, तो 4 का क्यूब कितना होगा 64, उसका रूट निकालो, तो रूट कितना आ जाएगा, तो रूट आ जाएगा 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, यानी आंसर क्या होगा, आंसर होगा 4। यानी जो DC का जो नया वैल्यू होगा वो पुराने वाले वैल्यू का 4 टाइम्स होगा। ठीक है, तो आंसर होगा 4, आंसर होगा 4। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, किसी को पूछ सकते हैं, इसमें कोई डाउट है। सर टेम्परेचर में 3/2 पावर क्यों है? 3/2 पावर क्यों होगा, ठीक है, याद है। आप लोग देखो, आपका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल टू क्या है, लेमडा है, प्रोपोर्शनल टू क्या वेलोसिटी है। तो आप लोग पढ़े होगे यूनिट डायमेंशन फिजिक्स में पढ़े होगा ना, उसमें फॉर्मूला जब ड्राइव करते हो तो क्या बोलते हो, तो DC को लिखते हैं DC इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा एंड V एवरेज, ऐसा बोल सकते हैं शुभ्रांशु। यस सर। अब लेमडा से T का फैक्टर आएगा और V से √T का फैक्टर आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है, ठीक। और कोई डाउट है किसी को, और कोई डाउट नहीं है तो बच्चे लोग क्लास यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, बाकी रिकॉर्डेड वीडियो में जस्ट मैं अपलोड कर दे रहा हूँ आप लोग के।